कंपनी के अफसर नवाब बने। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बात कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दिया। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 40,000 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। गवर्नर के दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर घरेलू भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपी से भरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और तो लड़ाइयों का कम उम्र में ही मौत करने वाला बन गया। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं हुआ। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी बस इच्छा यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए, लुटे लौट कर आराम से जिंदगी बसर कर सके। जो भी थे धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलिशान जीवन जिए। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। लोगों ने अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोगों को रूप में देखते थे। 1757 से 1887 के बीच कंपनी का फैलता था। 1757 से 1857 के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी सीधे सैनिक हमला तो नहीं किया, उसने किसी भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 तो कंपनी भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक के व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी छोड़ दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपने स्वतंत्र से न्याय रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 थे, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। टीपू सुल्तान शेर मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर में हैदर अली का शासन 1761 से 1782 तक, उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासन
1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर बन चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर की रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का तो निर्यात होता है। सुल्तान ने स्थानीय सौदा वर्गों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले राजनीति व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान की इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769, 1700 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजपथ पुराने बेडर राजवंशी हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर के सहायक सदस्य गई। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रखी। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठा की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति भी केंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत थे। पेशवा एक राजमंडल का संयुक्त और प्रशासकीय प्रमुख नेता होता था और पुणे सत्ता का केंद्र था। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष तो नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेजी मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर तो लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 और 1819 तीसरी अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में से पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सर्वोच्चता है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास रखती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। जब अंग्रेजों ने कितूर, फिलहाल कर्नाटक में एक छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, दौरान चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1829 जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कितूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार
रा यन्ना रा यन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा तो सरकार समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज ने पकड़ 1830 में फांसी लटका दिया। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरी एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेजों उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838-1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक तो लंबी लड़ाई लड़ी, वहाँ और प्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। उसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी को दाल गले नहीं दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया।